students, welcome to Only IAS. I hope you're all doing well and practicing well for your upcoming exam. तो आज हम बात करेंगे एक ओवरऑल फ्रूटफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के लिए। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल टिप्स, ट्रेंड एनालिसिस जो कि बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आरसी में आते हैं एंड ऑल्सो सम चैलेंजेस जो एक स्टूडेंट फेस करता है या कर सकता है एंड ऑल्सो अबाउट हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। सो लेट्स बिगिन विद द रोल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, सीसैट के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि एक मेजर चंक जो है वो इंटायर पेपर का वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है। मेजर चंक दैट इज अराउंड 29 to 30 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 80 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस सेक्शन को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, तो देखिए रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन ऐसी स्किल्स है जो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगी। आप इससे पूरी तरीके से भाग नहीं सकते। सो इसलिए एक वाइज डिसीजन यही रहेगा कि आप इसकी अभी से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ये स्किल्स ऐसी हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट क्या करता है। ऐसी कौन सी चीज़ या स्किल है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू टेस्ट की जाती है एक कैंडिडेट में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या? देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपकी एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, उसको प्रोसेस करने की और उसको समझने की। तो सिर्फ रीडिंग का टेस्ट नहीं है, आपको उसको प्रोसेस करके उसको समझना भी होता है। अब रीडिंग कहें तो सिर्फ ब्लाइंड रीडिंग नहीं, आप उसको कितना केयरफुली रीड कर रहे हैं, केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अपने लॉजिक और क्रिटिकल रीजनिंग से आप उसको कैसे समझ रहे हैं, कितना सही समझ रहे हैं, एंड दैट टू विद इन अ लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट। देखिए, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो कोई भी एक आरसी पूरा दिन पढ़ के उसको सही सॉल्व कर सकता है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम कंस्ट्रेंट। सो ये तीनों ही चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, आपकी केयरफुली रीडिंग स्किल्स, आपकी लॉजिकली एंड क्रिटिकली रीजनिंग बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, एंड बोथ ऑफ दीज विद इन अ गिवन लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ हमारे यूपीएससी सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम दैट इज यूसेप के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जितना भी सीसैट का सिलेबस है दैट इज रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सभी कंपोनेंट्स कवर किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं कुछ प्रैक्टिस हैंडआउट्स, एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं टू एंश्योर कि आप एग्जाम लाइक कंडीशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएं एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट भी कर पाएं। अब बात करते हैं जनरल टिप्स पे। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्यूरेसी अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ जनरल टिप्स हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि आपको अवॉइड करनी है एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको 4 चॉइसेस दी जाती हैं। कुछ चॉइसेस में एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। ये वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स जैसे कि ऑल, ओनली, एवरी, नेवर, ऑलवेज, तो ये वर्ड्स जो हैं ट्रैप होते हैं। तो इन वर्ड्स को आप जिस ऑप्शन में देखते हैं तो यू हैव टू टेक गार्ड, बिकॉज 99% ऑफ टाइम्स ये ऑप्शंस वाले चॉइसेस जो है वो गलत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेज में दिया है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर फास्ट फूड लवर्स और आपका ऑप्शन कह रहा है ऑल इंडियंस आर फास्ट फूड लवर्स या फिर ओनली इंडियंस आर फास्ट फूड लवर्स, तो ये दोनों ही एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस हैं और ये एलिमिनेट हो जाती हैं। ये सही आंसर नहीं होता है। सो यू हैव टू अवॉइड एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस। व्हाट यू ऑल्सो हैव टू अवॉइड इज जनरलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपका पैसेज अगेन इंडिया के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन आपका जनरलाइज करके डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा है। सो दैट इज अगेन दैट यू नीड टू अवॉइड, क्योंकि ये भी जनरली सही आंसर चॉइसेस नहीं होती हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि डिफरेंस बिटवीन टर्म्स लाइक पॉसिबिलिटी एंड सर्टेनिटी। अगर पैसेज पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तो ऑप्शन में सर्टेनिटी गलत होगा, एंड वाइस वर्सा भी, कि अगर पैसेज सर्टेनिटी की बात कर रहा है तो ऑप्शन पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर सकता। देखिए, अगली टिप जो है ऑप्शन एलिमिनेशन की, ये
काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक। काफ़ी हेल्पफुल है इसका मतलब ये नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन इस एक ट्रिक से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन देखिए जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या पिछले कुछ साल से आ रहे हैं तो चॉइसेस जो हैं वो बहुत क्लोज दी जाती हैं, चारों ऑप्शंस काफ़ी क्लोज या सिमिलर लगते हैं। तो इस सिचुएशन में ये ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक काफ़ी मदद करती है। देखिए एक सही आंसर होता है और 3 गलत आंसर होते हैं, तो एक सही आंसर को ढूंढने से ज़्यादा आसान है कि आप 2 या 3 गलत आंसर्स को पहचान लीजिए। अब गलत आंसर्स जो नहीं हो सकते बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स, जैसे कि अगर कोई आंसर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, स्कोप से बाहर है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। या जो फैक्ट गलत दिया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो एलिमिनेट हो जाता है, इजीली एलिमिनेट हो जाता है। एक्सट्रीम ऑप्शन चॉइसेस, जनरलाइज्ड ऑप्शन चॉइसेस जैसा कि अभी हमने देखा, ये भी इजीली एलिमिनेट हो जाती है। तो एलिमिनेट करना आसान होता है एज कम्पेयर टू सही आंसर। और अगर 4 ऑप्शंस में से 2 एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके पास बचती हैं 2 चॉइसेस और आपको दोनों ही सही लगें, तो फिर कैसे आप आंसर चूज करें? देखिए क्वेश्चन में भी लिखा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन आपसे बेस्ट ऑप्शन पूछ रहा है, अगर आपको दोनों सही लग रहे हैं तो दोनों में से बेटर कौन सा है वो डिसाइड करें। जो भी ऑप्शन ज़्यादा इंक्लूसिव है और क्लोजर टू व्हाट इज गिवन इन द पैसेज है वो आंसर आपका बेस्ट आंसर होगा। तो ये है ऑप्शन एलिमिनेशन की एक टेक्निक। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको आंसर करना है ओनली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। देखिए हर क्वेश्चन में कैटेगोरिकली मेंशन होता है कि आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अगर हर बार कहा जा रहा है तो दैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो कि या तो स्टेटेड होती है या इम्प्लाइड होती है, बट योर आंसर कैन नॉट एक्सटेंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज। देखिए ऑप्शन चॉइसेस को ट्रिकी बनाने के लिए क्या कहते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स भी कभी कभी दिए जाते हैं जो कि अपनी मेरिट में सही लगे। दैट मीन्स अगर आप उस पैसेज से बाहर उन स्टेटमेंट्स को पढ़े तो वो 100% सही होते हैं, लेकिन उस पैसेज में उस बात का कोई लेना देना नहीं है, तो इन दैट केस वो ऑप्शन गलत होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको जो स्टेटमेंट्स हैं, जो ऑप्शन चॉइसेस दी हैं, वो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आंसर करनी है। अगर वो अदरवाइज भी सही है तो वो उस पैसेज में सही नहीं भी हो सकती हैं, इस बात का दैन रखें। देखिए अब हम ये नेक्स्ट 3 पॉइंट्स एक साथ इनके बारे में बात करेंगे कि देखिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सीसैट का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ये कोई रेस या कंपटीशन इस चीज़ के लिए तो है नहीं कि कौन सबसे ज़्यादा या सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस सही सॉल्व करेगा। तो आपको जो है अपना फोकस क्लियर रखना है कि आपका फोकस क्या है, पेपर क्वालिफाई करना या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई नया रिकॉर्ड बनाना या सारे क्वेश्चंस को सही सॉल्व करना। तो अगर आपका फोकस क्लियर है तो ये बात आपको समझ में आएगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कुछ थोड़ा इजी होंगे, कुछ मीडियम, कुछ डिफ़िकल्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो पैसेज या क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे तो आपको उसमें अटकना नहीं है। उसको अपनी ईगो पे मत लीजिए कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, मैं ये क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता हूँ। वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। समझदारी इसी में है कि जो पैसेज आपको समझ ही नहीं आ रहा है या जो क्वेश्चन भी आपको समझ नहीं आ रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप उसे छोड़ दें और इंस्टेड वो टाइम आप दें उन पैसेजेस को जो आपको बेटर समझ में आ रहे हैं, थोड़ा आसान लग रहे हैं, वहाँ से स्कोर कीजिए। सो योर फोकस शुड बी ऑन पैसेजेस विच यू अंडरस्टैंड एंड विच आर स्लाइटली फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अब ये कैसे सीखें कि कौन सा पैसेज इजी है, ये भी अपने आप में एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आता है। जब आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे, कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे आपको धीरे धीरे खुद समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। और इजी और डिफ़िकल्ट सबके लिए अलग भी हो सकता है क्योंकि सबका एप्टीट्यूड, सबकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अलग होती है। तो आपको अपनी स्किल आइडेंटिफाई और प्रैक्टिस खुद करनी है। जनरली पैसेजेस वो इजी होते हैं जो आपने पहले कभी उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा हो या बिल्कुल ही नया सरप्राइजिंग टॉपिक ना हो। आपके पढ़े हुए टॉपिक्स में से एग्जैक्टली वो पैसेज नहीं, बट उस टॉपिक के बारे में आपको पता हो, तो वो पैसेज देखने में आपको थोड़ा इजी लगेगा।
जहाँ तक बात है क्वेश्चंस कौन से इजी होते हैं, देखिए जो मोस्टली जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पिछले कुछ सालों के ट्रेंड में देखें आप, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली वो आ रहे हैं कि कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है पैसेज के थ्रू ऑथर। सो जो मैसेज के क्वेश्चंस आते हैं या फिर विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्यूरेसी स्कोर कर पाते हैं एज कंपेयर टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस एंड अजम्पशंस। तो ये आपको प्रैक्टिस करके खुद समझ में आएगा कि आपकी एक्यूरेसी किन टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा है, उस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखिए, उनको ज़्यादा टाइम दीजिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपको पैसेज या क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है। जिस टाइप के पैसेजेस आते हैं ऐसा लगता है कि एक बार में पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, लेकिन क्या है अगर आप उसको बार बार री रीड करेंगे, और क्योंकि ऑप्शन चॉइसेस भी इतनी क्लोज या सिमिलर होती हैं कि चॉइसेस को भी बार बार पढ़ने से क्लैरिटी आने की जगह सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है और आपका टाइम भी उतना जाता है। तो एडवाइसेबल यही है कि आप एक ही बार में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें और एक ही बार में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इसी से मिलता जुलता दूसरा टिप है कि अगर कोई पैसेज आ रहा है जिसके 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये करना अवॉइड करें कि आपने पहला क्वेश्चन तो कर लिया लेकिन दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आपने सोचा इसको मैं बाद में कर लूँगा और बाकी पैसेजेस पहले करता हूँ, तो वो भी एक वाइज डिसीजन या वाइज प्रैक्टिस नहीं है। उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा और शायद आपको बाद में वो टाइम मिले ही ना कि आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस आएँ। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस की, जो कि एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन है कि 2019 और उससे पहले एक सर्टेन लेवल या एक सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस आते थे और ये देखा गया है कि 2019 के ऑनवर्ड्स थोड़ा सा एक चेंज इन ट्रेंड आया है इन टर्म्स ऑफ द फैक्टर्स जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। आपको पेपर देने से पहले पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर आप ट्रेंड को देखें तो 2019 से पहले जो आपके पैसेजेस की लेंथ आ रही थी वो लेंथी पैसेजेस आते थे, उनकी लेंथ ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू पैसेजेस जो 2019 के बाद आ रहे हैं। सो 29 ऑनवर्ड्स 19 ऑनवर्ड्स जो पैसेजेस आ रहे हैं उनकी लेंथ, छोटे पैसेजेस आते हैं, छोटे पैसेजेस आते हैं और हर पैसेज में से ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ पैसेजेस कभी कभी बीच में ऐसे भी होते हैं जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट 2 इज़ मैक्स। सो जनरली 1 क्वेश्चन पर पैसेज और मैक्स 2 क्वेश्चंस पर पैसेज। एंड 2019 से पहले का जो ट्रेंड था उसमें लेंदी पैसेजेस थे और लेंदी पैसेजेस थे तो पर पैसेज 3 to 4 क्वेश्चंस आते थे और कुछ पैसेजेस ऐसे भी आते थे जिनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता था। और अब अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन टाइप में क्या चेंज आया है, तो पहले के क्वेश्चन टाइप्स में वैरायटी ज़्यादा थी। जैसे आपके मैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते थे, थीम बेस्ड भी आते थे, टोन बेस्ड, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग एंड वीक के क्वेश्चंस, तो वैरायटी ज़्यादा थी। लेकिन अगर आप 2019 ऑनवर्ड्स पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली 99% क्वेश्चंस इन्हीं 3 टाइप्स में से आते हैं। या तो वो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होगा या इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा या क्रूशियल मैसेज क्या दे रहा है पैसेज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आपका फोकस इन 3 क्वेश्चन टाइप पे होना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन टाइप्स को देखेंगे तो जस्ट अ कंपैरेटिव स्टडी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्रूशियल मैसेज वाले क्वेश्चंस में एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा आती है एंड देन द इन्फ्रेंस, और सबसे कम एक्यूरेसी अजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चन पे आती है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस। तो इसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इन 3 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब देखिए फेवरेट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो 29 to 30 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आ रहे हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स में से आएंगे। कोई भी टॉपिक आ सकता है, किसी भी फील्ड में से आ सकता है। लेकिन फिर से अगर आप एनालिसिस करेंगे ट्रेंड का तो कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स आप उन्हें कह सकते हैं। ये तो आते ही आते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट या इकोलॉजी या एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक्स,
ये जनरली आपका अराउंड 60% पैसेजेस इससे आते ही हैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें, अपने आप को एक कंफर्टेबल बनाएं अराउंड दीज टॉपिक्स। इसके अलावा देखिए एजुकेशन पॉलिसीज़, साइंस, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस आते हैं। लेकिन ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो हर साल जिनसे पैसेजेस आ ही रहे हैं, तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। देखिए अभी तक हमने बात की कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, क्या टिप्स होते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। लेकिन जितना आसान ये सब टिप्स देना और ये सब करना है, क्या उतना ही आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना? जब आप प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तो कुछ चैलेंजेस हैं जो हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे फेस करता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि ये चैलेंजेस क्या हैं और क्या कर सकते हैं हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे, जो पहला ऑब्वियस चैलेंज है वो है टाइम का। देखिए इस एग्ज़ाम में टाइम जो है वो है एक कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स आपको विद इन अ गिवन टाइम पीरियड करना होता है सब कुछ, पढ़ना, समझना, सॉल्व करना, ये सब एक गिवन टाइमलाइन के अंडर करना है। लेकिन देखिए टाइम का चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सुनने में बहुत क्लीशे सा लगेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम का चैलेंज अपने आप ओवरकम हो जाता है। शुरुआत में आपको कोई पैसेज पढ़ने और सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप वो टाइम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस के साथ ओवरकम कर सकते हैं। इसी टाइप का एक चैलेंज है लैंग्वेज का। अब देखिए ये जो चैलेंजेस हैं ये कोई स्पेसिफिक फिक्स डिफाइंड चैलेंजेस नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट एक ही लेवल का चैलेंज इन्हीं चीज़ों में से फेस करे, हर किसी के लिए चैलेंजेस अलग भी हो सकते हैं। तो ये तो जनरल चैलेंजेस हैं और सबका लेवल भी अलग है। अब लैंग्वेज एक चैलेंज हो सकता है जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है। जो लेवल आता है क्वेश्चन पेपर का वो अच्छा खासा लेवल आता है, बट जिसके बेसिक लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छे नहीं हैं उसके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यही है कि ये भी एक ऐसा चैलेंज है जिसके अराउंड हम वर्क कर सकते हैं, और वही की है जो टाइम के लिए यूज़ की थी, प्रैक्टिस। आप करके देखें, अगर आपको शुरू में हर पैसेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, पर आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम कंस्ट्रेंट भी इम्प्रूव होगा, आप कम टाइम में उस पैसेज को कर पाएंगे, और साथ ही साथ लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी लेवल आपको धीरे धीरे अपने आप कम लगने लगेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। सो टाइम और लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट जो है वो प्रैक्टिस के साथ इजीली इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए अब हम बात करेंगे एक ऐसे चैलेंज पे जो काफ़ी सब्जेक्टिव है और जिसका लेवल सबके लिए अलग है। ये चैलेंज है मेंटल फटीग का। क्या है ये मेंटल फटीग? आपने महसूस किया होगा कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने बैठते हैं या पैसेजेस पढ़ने बैठते हैं तो 2 या 3 या 4 पैसेजेस पढ़ के एक लेवल आता है जब आपको लगता है कि अब आप शायद एक और लाइन भी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। एक थकान हो जाती है, आरसी तो दूर, आपको तो लगता है कि शायद आप अपना नाम भी पढ़ें तो ना समझ पाएँ। वो फटीग का लेवल आ जाता है, और ये सबके साथ आता है। किसी का 2 पैसेजेस पढ़ के आता है, किसी का 5 पढ़ के आता है। आता सब क्या है, लेकिन सबका लेवल अलग अलग होता है। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये सबके साथ होता है। दिस इज़ कॉमन टू ऑल। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैपन। अब ये तो है चैलेंज, अब इसे ओवरकम कैसे किया जाए? देखिए नॉर्मली आपकी डे टू डे लाइफ में भी अगर आप किसी काम को कर करके रिपीटेडली या तो बोर हो जाते हैं या एक फटीग आ जाता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए कुछ और काम कर लेते हैं, कोई ऐसा काम जिससे हमारा माइंड रीबूट हो जाए, रिफ़्रेश हो जाए, और हम बिल्कुल फ्रेश फील करें, और फिर हम दोबारा वो काम स्टार्ट करते हैं। सो इसी टाइप का कुछ आप इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका फटीग लेवल आ गया है 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके, तो आप चेंज के लिए
किसी और सेक्शन का कोई इजी सवाल जो आपका मूड लिफ्ट कर सके या जो आपको माइंड रिफ्रेश कर सके, आप उसको अटेम्प्ट कर लें। और फिर जब आपको लगे कि आप फिर से तैयार हैं नया पैसेज को फेस करने के लिए, तो आप अगला आरसी पढ़ें। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसका कोई वन सिंगल स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है, आप अपना खुद का भी एक सोल्यूशन डिवाइस कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। और अब हम बात करेंगे एक ऐसे चैलेंज की जो एक्चुअली में एक चैलेंज है। ये चैलेंज है सब्जेक्टिविटी का, और ये चैलेंज आपको मोस्टली लैंग्वेज सेक्शन में ही मिलेगा। देखिए, सब्जेक्टिविटी क्या है? एक तरीके का बायस होता है इन टर्म्स ऑफ जजमेंट्स एंड ओपिनियंस, कि आप किस तरह से सोचते हैं और यूपीएससी वाला किस तरीके से सोचता है। तो ये एक सब्जेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। आप देखेंगे आपको क्वांट में या रीजनिंग में सब्जेक्टिविटी की चैलेंज नहीं मिलेगा। 4 ऑप्शन चॉइसेस में से पढ़ के आपको ये नहीं लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भाई उसमें आंसर एक ही होता है। लेकिन लैंग्वेज में आपको ऑप्शंस पढ़ के लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सो दिस इज सब्जेक्टिविटी का चैलेंज। तो आपकी सोच और यूपीएससी किस तरीके से सोचता है, उस सोच के बीच में एक गैप होता है। ये गैप है सब्जेक्टिविटी का, और ये रहता ही है। तो अब इस चैलेंज को करने के लिए द लीस्ट व्हाट वी कैन डू हियर इज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करें कि जब आप गलतियां करेंगे ना, और गलतियां कर करके आपको अपनी गलतियों का एक पैटर्न समझ में आएगा। अपनी गलतियों को आप यूपीएससी के सही आंसर से जब टैली करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं और यूपीएससी वाला किस तरीके से सोच रहा है। जहां आपने वो गैप आइडेंटिफाई कर लिया और आपको समझ में आ गया, आपने पिक कर लिया कि वो कैसे सोच रहा है और कैसे आंसर सही हो रहा है, वहाँ आप कुछ लेवल तक इस सब्जेक्टिविटी के चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। बट दिस ऑल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अभी तक हमने जितनी भी बातें कही उन सभी प्रीवियस मेंशन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कि क्या एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, जो पहले 2 पॉइंट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस, ये तो आपकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होना ही चाहिए। हम इन दोनों की ही इंपॉर्टेंस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको एक तो आइडिया आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस और पैसेजेस आते हैं और आपसे क्या लेवल एक्सपेक्टेड है। आप कंफर्टेबल होंगे अराउंड दैट टाइप ऑफ लेवल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रैक्टिस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रैक्टिस से आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं, कोई भी चैलेंज। सो प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस पे जितना स्ट्रेस दिया जाए उतना कम है, ये तो आपको करना ही करना है। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट की, मेकिंग योर ओन स्ट्रैटेजी शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी मेकिंग। देखिए, अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबका लेवल, चाहे एप्टीट्यूड का हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता हो, या सब्जेक्टिविटी हो, सबका अलग है। इट्स ऑल डिफरेंट। सो वन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ वर्क करेगा ही नहीं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करें अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ, अपने चैलेंजेस जो आप फेस करेंगे और उनके वर्क अराउंड करें, और फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जो आपको बेस्ट सूट करती है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, जनरली जैसे कहा जाता है कि अजम्पशंस के क्वेश्चंस लीस्ट स्कोरिंग होते हैं या उसमें सबसे कम एक्यूरेसी होती है। लेकिन आपने इतनी प्रैक्टिस की और आपने ये देखा कि आपकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा अजम्पशन के क्वेश्चन में ही आ रही है, तो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ओन स्ट्रैटेजी। सो डू नॉट गो विद वन जनरलाइज स्ट्रैटेजी। You have to see what works best and in favor of you. So that should be your strategy. And strategy making के अंदर last but definitely not the least, in fact if you ask me, सबसे important point जो है वो है that you also have to work simultaneously on your mental strength. देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा गेम है ही मेंटल स्ट्रेंथ का। आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग या कम अंडरस्टैंडिंग आपको उतना हार्म नहीं करेगी जितना कि मेंटल चैलेंजेस करेंगे। जहां आपने थोड़ा सा पैनिक किया या आपको एक फोबिया डेवलप हो गया,
तो ये सारे ही सेक्शंस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन मेंटल चैलेंजेस को भी ओवरकम करें, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करें. देर आर थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू, लाइक योगा करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग करें, कुछ भी करें जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, आप काम रहें, कंपोस्ट रहें, और बिना किसी प्रेशर के, बिना डर के, बिना पैनिक किए प्रैक्टिस करें, और यही सारी पॉजिटिव चीज़ें अपने साथ एग्ज़ाम में लेके जाएं और उसी पॉजिटिविटी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करें. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. I hope it will be of great help to you and will also help you to give your best. Good wishes and thank you very much.